साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम चार्टर एक्ट 1853 को डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसके फीचर्स क्या थे, इसके सिग्निफिकेंस क्या थे, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में सिंपल और ल्यूसिड लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एक्ट के इम्पॉर्टेंट फीचर, जो कि इसका सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस था, इनका सेपरेशन हो गया इस एक्ट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन। इसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा, क्या ये सेपरेशन की बात हो रही है। दरअसल साथियों, आप सभी को पता है कि गवर्नर जनरल के अंडर में एक काउंसिल हुआ करती थी। उस काउंसिल का काम हुआ करता था गवर्नर जनरल को असिस्ट करना, उनके जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में या जो भी चीज़ें हैं उनमें वो असिस्ट किया करते थे, सहयोग दिया करते थे। जैसा कि हम करंट सिनेरियो में भी देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है और उसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, बहुत सारे रैंक होते हैं। तो इन द सेम वे काउंसिल, गवर्नर जनरल की भी काउंसिल हुआ करती थी, उसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा करते थे, और उसी में लेजिस्लेशन एग्जीक्यूशन दोनों का काम हुआ करता था। लेकिन इस एक्ट में जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है उसको सेपरेट किया गया, उसके एक तरह से सेपरेट विंग बनाई गई, और एक तरह से जो मिक्सअप हुआ करता था उसको एक तरह से पूरी तरह से क्लैरिफाई किया गया कि ये इसके लेजिस्लेटिव विंग है, इसका काम लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव विंग का काम है उनको एग्जीक्यूट कराना। तो इसके लिए क्या किया गया इस एक्ट में? इस एक्ट में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी गवर्नर जनरल की, उसमें 6 नए मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। उनको लेजिस्लेटिव काउंसिलर ऑफ द काउंसिल बोला जाता था, और इनका काम आपको जैसा मैंने पहले बता दिया गया। और ये जो नई काउंसिल बनी थी 6 मेंबर्स की, इन्हें एक तरह से इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाने लगा, इसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला जाने लगा। और ये एक तरह से मिनी पार्लियामेंट का काम करती थी, एक तरह से मिनी पार्लियामेंट का काम करने लगी। और ये जो काम जो मिनी पार्लियामेंट की तरह जिस तरीके से ये फंक्शन करती थी, इसके जो प्रोसीजर्स होते थे, जो इसके स्पेसिफिक आप कह सकते हैं जो भी सिस्टम या प्रोसेस होता था, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से अडॉप्ट किया गया था। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सारे एक्ट लाएगी तो उसी के अकॉर्डिंग, अपने फैमिलियर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी। तो ये इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, फीचर्स था इस एक्ट का। और दूसरा जो हम बात करते हैं, जो कि हमें समझना होगा, दूसरा फीचर्स जो था, ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। अब ये क्या था? अभी आपने पिछली वीडियो में देखा था चार्टर एक्ट 1833 में कि ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट इस फॉर इंडियंस के लिए बात प्रयास किया गया था उस एक्ट में, इसके पीछे वाले एक्ट में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर उस वीडियो को देखें, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। तो अटेम्प्ट करने की कोशिश हुई थी, लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया, जिसके बाद उन चीज़ों को हटा लिया गया, मतलब वो चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं हो पाए। लेकिन चार्टर एक्ट 1853 में इसको फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया, और इसमें कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज में भी अब इंडियंस को जगह दे दी गई, मतलब अलाउ कर दिया गया कि अब इंडियंस भी कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज में आ सकते हैं। अब ये कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज क्या होता है, ये भी एक सवाल है। दूसरा ये है कि नॉन कोवेनेंटेड एक सिविल सर्विसेज होती है। तो सिविल सर्विसेज में एक्चुअली पोस्ट होती हैं, जैसे ग्रुप ए पोस्ट हो गई या हायर लेवल की पोस्ट हो गई, ऑफिसर्स लेवल की। तो वो पोस्ट जनरली ब्रिटिशर्स अपने लिए ऑक्यूपाई करके रखते थे, वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस को मिले। जाहिर सी बात है, वो मानते थे इंडियंस हमसे इन्फीरियर हैं, और अपने आप को डोमिनेंट दिखाने के लिए, अपने आप वो वाइट हैं तो वो रेसिज्म के कारण भी वो ऐसा किया करते थे। लेकिन सौभाग्य की बात देखिए, या जैसा भी आप कह सकते हैं,
इट्स अ कोइंसिडेंट कि ब्रिटेन में उनका प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन का होने जा रहा है, और कल ही दिवाली के दिन उन्हें फॉर्मली एक तरह से उनके नाम की अनाउंसमेंट हो चुकी है, ऋषि सुनक, और ये हम सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा कि कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज वो पोस्ट होती थी या वो लेवल होता था जिसमें ब्रिटिशर्स केवल आया करते थे। ब्रिटिशर्स अपने लिए मतलब उसको ऑक्यूपाई करना किए रहना चाहते थे, और जो उसके नीचे की सिविल सर्विसेज में जो नीचे की पोस्ट होती थी, क्लर्क या जो भी ग्रुप सी या ग्रुप बी लेवल की, जो भी आज के दौर में हम बात कर सकते हैं, तो वो इंडियंस के लिए इंडियंस उसमें अलाउ हुआ करते थे। लेकिन चार्टर एक्ट 1853 में अब इंडियंस किसी भी पोस्ट पे, स्पेशली कोवेनेंटेड पोस्ट पे भी जा सकते थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी, और इसके लिए इसके लिए मैकॉले कमेटी बनाई गई 1854 में इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए, और फर्दर उसमें काम हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें आगे फर्दर प्रोग्रेस हुई। उसके बाद हम बात करते हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था उसको और एक्सटेंड किया गया, लेकिन इस बार इस चार्टर एक्ट के अंदर में ये नहीं बताया गया कि अगला चार्टर एक्ट कब आएगा। इससे ये हम समझ सकते हैं कि अब जो कंपनी रूल है वो अपने एंड पे कब चला जाएगा ये कोई नहीं बता सकता था। मतलब कंपनी रूल एक तरह से अपने आखिरी दौर में आ चुका था, और तब तक जब तक वो अपने आखिरी दौर में नहीं आता तब तक जो भी पोजेशंस थे कंपनी के, वो कंपनी इन द नेम ऑफ मैजेस्टी वो उसको होल्ड की हुई थी, जो भी ब्रिटिश पोजेशंस थे। तो ये बात हुई कंपनी रूल के एक्सटेंशन की। और फिर लास्ट में इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन की, लोकल रिप्रेजेंटेशन की। मतलब जो भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, हम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनाई गई थी, 3 नाम एक ही काउंसिल को मैं बता रहा हूँ। तो जो अनाउंस की गई थी, जो 6 मेंबर्स आए हुए थे, उसमें से जो 4 मेंबर्स थे आउट ऑफ 6 मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव विंग जो नई बनाई गई थी, उसमें से 4 मेंबर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लाए गए थे, मतलब इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिससे लोकल रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा। और उसमें कौन कौन से प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मेंबर्स आए, कौन कौन से प्रोविंस के मेंबर्स आए थे। सबसे पहले मद्रास, बंगाल, बॉम्बे एंड आगरा, इसके मेंबर्स जो आउट ऑफ 4 लेजिस्लेटिव मेंबर्स में इसके मेंबर्स उसमें इंक्लूड किए गए, जो कि नई 6 मेंबर की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी, जिसका स्पेशल फंक्शन था टू लेजिस्लेट। ओके, सो इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के साथ ही कंपनी रूल एंड होता है। अब हम नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई सजेशन हो, कोई क्वेरीज़ हो, तो आप विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट में मेंशन कीजिए, और आपके सभी सजेशंस, एडवाइस या कुछ भी, उन सभी को हम कंसिडर करेंगे और अपनी पाइपलाइन में ऐड भी करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर गिविंग योर valuable time, and keep supporting this channel. Like, share and subscribe if you like it, and that's all for today. Thank you and have a nice day.